स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम जीटेट ज्योग्राफी मॉडल सेट 2 आप लोग के लिए लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग को पता है कि झारखंड जो जेटेट का जो सिलेबस जारी किया है उसमें बहुत ज़्यादा लेदिंग है, तो फिर से यानी कि दोबारा हो सकता है इसका सिलेबस जारी हो सकता है, लेकिन आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। और सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले हम एक और सेट आप लोग को बताए हुए हैं, आप लोगों हमारे वीडियो में लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हमारा हाइड्रोजन का प्रतिशत होगा 71% है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप लोग को पता ही है कि सूर्य के सबसे यानी कि नज़दीक जो ग्रह होता है वो कौन होता है, बुध होता है। बुध यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ही हमारा आंसर होगा। अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो अब हमारा आंसर मंगल में जाएगा। इसी तरह से पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह अगर यदि पूछा जाएगा तो इसका चंद्रमा हो जाएगा। और आप लोग को एक और जानकारी होना चाहिए कि पृथ्वी पर एक ऐसा आने का स्थान है जहाँ पे जयमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल तीनों विद्यमान है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर और 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है लगभग 12,750 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चैनल पर जितने भी नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो जेटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो ये जो आप लोग को बताया जा रहा है वो काफ़ी आने के पुराने बुकेज है और इससे जेटेड में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो सबसे अधिक समय जो लेता है उस ग्रह का नाम पूछा जा रहा है। वैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो सबसे अधिक जो परिक्रमा का समय लेता है वो हमारा बृहस्पति लेता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति के साथ चला जाएगा। और मंगल के बारे में आप लोग को बताया था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। वहीं प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ पर है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ पे है। तो ऑप्शन यहाँ पे है पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या चंद्रमा। प्रश्न संख्या 5 का जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये हमारा है चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो है सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि 21 मार्च को क्या कौन सा यानी कि त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग हमें बताइए कमेंट में। प्रश्न संख्या 7 का रहा ब्लू मून परिघटना होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका 7 का जो सही आंसर चला जाएगा यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेंगे। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएँ हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हो। तो प्रश्न संख्या 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। उपयुक्त में से किसी भी में नहीं, यानी कि ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो इनमें से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि जब ग्रीनविच में मध्य है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है। निम्नलिखित में से वह कौन सा या में है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। काफ़ी अच्छा और लेंदी प्रश्न है। आप लोग ऐसे प्रश्न जो है बराबर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री पूर्व के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ए में, 2 में कह रहा है नामीबिया, सी में ब्राज़ील और डी में कह रहा है चिली। अब यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा आप लोग को पता ही होगा कि ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा जो है सो बीच वाला भाग का सबसे ऊपर हिस्सा में जो होता है ये हमारा कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा। और इसके बाद ये हमारा कर्क रेखा जो है 82.30 यानी कि नॉर्थ में झुका हुआ है, 82.30 नॉर्थ में। और वहीं अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो हमारा जो मकर रेखा जो यहाँ पे मकर रेखा है, मकर रेखा। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, यानी कि 1 2 3 4 सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं। 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान कह रहा है कि नहीं है। तो 10 नंबर का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो है, पहला है स्लेट, दूसरा में कह रहा स्फटिक और तीसरा संगमरमर और चौथा में ग्रेनाइट, यानी डी ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट जो आंसर यहाँ पे हमारा डी के साथ चला जाएगा, ग्रेनाइट के साथ चला जाएगा, यानी कि रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट हमारा रूपांतरित चट्टान नहीं होगा, जबकि संगमरमर वगैरह हमारा रूपांतरित चट्टान है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन इसका दिया गया है इक्वाडोर, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा कोटोपैक्सी जो स्थित है इक्वाडोर में, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 12 कह रहा है विश्व के निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के आरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और 3 में दिया गया है हिमालय, 4 में है रॉकी। अब हम देख लेते हैं इसका मिलान करना है, किस में सही उत्तर का चयन करना है, तो देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो हमारा सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि 1 4 2 3। आप लोग देख सकते हैं कैसे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो होगा एंडीज पर्वत हो जाएगा, उसके बाद रॉकी होगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग होगा, और जो सबसे लास्ट में हमारा हिमालय आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का रहा ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। 13 नंबर का जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, समताप मंडल में हमारा ओजोन परत अवस्थित है। वही सबसे पहली परत जो होता है हमारा क्षोभ मंडल होता है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बात ओजोन परत के बारे में, एक और प्रश्न है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से इसका निर्माण होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ओजोन परत के कारण जो हमारा ओजोन परत जो है दिन प्रतिदिन यानी कि क्षय होते जा रहा है। ओजोन परत से हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है और यहाँ पे रह रहे जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि जब ओजोन परत हमारा टूट जाएगा तो इससे क्या होगा, मानव जाति से लेकर जितने भी जीव जंतु सभी का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये जो हरियाली है वगैरह सब जलकर राख हो जाएंगे। मनुष्य में त्वचा संबंधी कैंसर रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए अम्ब्रेला का काम करता है, सूर्य की परावैंगनिक किरण जो है उसको रोकता है। और अगर यही नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारा परावैंगनिक किरण डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ेगा, जो मानव जाति के लिए क्या सभी के लिए यानी कि विनाश का कारण बन जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का रहा वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। 14 नंबर प्रश्न है और 14 नंबर प्रश्न जो कह रहा है इसका ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल ए में, बी में कह रहा मध्य मंडल, सी कह रहा आयन मंडल और डी कह रहा समताप मंडल। प्रश्न को एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, क्षोभ मंडल के साथ। प्रश्न संख्या 15 और आज का आखिरी प्रश्न है मॉडल सेट 2 का, डोलड्रम क्या है। डोलड्रम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, व्यापारिक हवाएं हैं, भूमध्य रेखाएं आए आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है, या फिर बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है, या शांत समुद्रों वाला क्षेत्र है। तो 15 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब के क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल किए हैं और ये जो प्रश्न है वो जे टेट, यूपी टेट, जितने भी प्रकार के टेट हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी हमने एक मॉडल सेट आप लोग को आने के आप लोग के बीच में लाए थे, आप लोग उसे देख सकते हैं जाकर वीडियो में। और इसके अलावा आप लोग को इतिहास का भी जितने भी मॉडल सेट हैं हम एक एक करके आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल सेट 3 को बहुत जल्दी आप लोग को बीच में लाने वाले हैं। धन्यवाद।